ब्रश पर वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाकर दांत साफ करके डीजल से कुल्ला करने वाले रवीश ने डर, बर्बादी, तबाही, जूझ रही है, ताकत नहीं बची, हमले को झेलना, जीने के लिए, मरने से बचने के लिए जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए सांसों से सीएनजी निकालते हुए कहा कि दोपहिया डिलीवरी वालों के बारे में सोचिए कि पेट्रोल के दाम बढ़े तो वो तो मरने से बचने के लिए कमाए। तो आप ये मानिए कि स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज आदि के मालिक होम डिलीवरी वालों को तेल का खर्चा नहीं देते। ये है रवीश के मालिक का कुर्ता। इससे वही पैसे निकल रहे हैं जो 2009-10 के कांग्रेस काल में कई शेल कंपनियों द्वारा घुमा फिराकर वापस आरएनडी टीवी के मालिकों के पास आया करता था। जो बात ऐसे विनोदपूर्ण लेखन करने वाले पत्रकार को अपनी जाने मन के बालों में उंगलियां फिराते हुए कानों के निचले हिस्से को दांतों से हल्के हल्के काटते हुए उस वक्त कहनी चाहिए कि बेबी, भाजपा जीत भी जाए फिर भी वो पराजित ही कही जाएगी, वो बात उन्होंने वायर जैसे पोर्टल पे छपवा दिए। ऐसे ही विनोदी वचन राजनीति के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एस्ट्रोनॉट, टीचर, पिज्जा डिलीवरी बॉय, डॉक्टर, स्टेप डैडी, शुगर डैडी, ऐसे अनेक अवतारों में प्रकट होने वाले वर्तमान में किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा। उनके अनुसार भाजपा ने तो टेलीविजन और स्मार्टफोन स्पेस पर जो कब्जा किया है वही उसकी जीत का कारण है। पर रवीश 2014 के बाद पहले तो अपनी ही एक खराब फोटोकॉपी बने, फिर वो जोकर बन गए और अब मीम बनकर सिमटते जा रहे हैं। रवीश यह बताना भूल गए कि भारत का वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट पिछले साल और उसके पिछले साल कितना रहा है। कोरोना के दोनों सालों का घाटा रवीश जी के कांग्रेसी भाई की रैकेट वाली कमाई से पूरी होगी क्या? मतलब कुछ नहीं है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर, फिर कह देना कि पहले जैसे तुम्हारा चैनल राष्ट्रपति भवन में वर्षगांठ मनाता था, तुम्हारे चैनल के एंकर कैबिनेट मंत्री बनाया करती थी और तुम्हारे मालिक करोड़ों की हेराफेरी किया करते थे, वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर आपको रवीश किसी दिन हाथ में करिया और लाल रंग का चुट्टा लेकर माथे पर एक्साइड की 12 वोल्ट वाली बैटरी लेकर सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखे, तुरंत छुप जाइए, क्योंकि ये आदमी माथे में चुट्टा लगाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव नापने निकला है। ये है रवीश के मालिक का कुर्ता। इससे वही पैसे निकल रहे हैं जो 2009-10 के कांग्रेस काल में कई शेल कंपनियों द्वारा घुमा फिराकर वापस आरएनडी टीवी के मालिकों के पास आया करता था। ये उसी मनी लॉन्ड्रिंग का 624 करोड़ है जिसे भाजपा ने रवीश के मालिक की जेब से निकालना शुरू कर दिया। ये वही पैसे हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण 234 करोड़ के पेनल्टी द्वारा प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अब देने होंगे। रवीश की बकैती के लिए पहले एक ही मुख्य द्वार था, लेकिन 2014 के बाद हर साल एक द्वार प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। अब एक द्वार पीछे है, भले ही उसका काम अभी भी रवीश आगे से ही लेते हैं, बाकी के 7 द्वार कहां कहां है वो आप स्वयं कल्पना कर लीजिए, फोटो में अच्छा नहीं लगेगा। रवीश तकनीक के प्रयोग में आम एंकरों से कहीं आगे, चाहे रामजस कॉलेज की बिल्डिंग से भारत विरोधी वामपंथियों को प्लेटफॉर्म देना हो या तमराज किल्वेस बनकर अंधेरे को टीवी की तस्वीर बनाने की नौटंकी, रवीश ने अपने चैनल की निरर्थकता को देखते हुए स्वयं एग्जिट पोल न दे पाने की स्थिति में जिस खराब एनिमेशन और उससे भी वाहियात नरेशन का प्रयोग करके एग्जिट खोल वाला एपिसोड किया है, वो भले ही उन्हें मनोरंजक और अप्रतिम लगे, पर रवीश 2014 के बाद पहले तो अपनी ही एक खराब फोटोकॉपी बने, फिर वो जोकर बन गए और अब मीम बनकर सिमटते जा रहे हैं। इस प्राइम टाइम में रवीश के पास पोल की तुकबंदी खोल से करने के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिससे उनके 10 मिनट में इसे 11 बार बोलकर जस्टिफाई किया जा सके। पूरे चुनाव और चुनाव से पहले का पूरा 1 साल किसान वाला एजेंडा जब नहीं चला, स्टूडियो से की गई कैंपेनिंग नहीं चली और आकलन में वो जीतते दिख रहे हैं योगी, तो वापस कॉमेडी करने का प्रयास कर रहे हैं। रवीश की समस्या यह है कि स्टैंड अप कॉमेडी के क्षेत्र में भी वो नहीं चल पाएंगे। नोटबंदी पर आज भी सुपर 30 के ऋतिक रोशन की तरह मुंह में गमछा कोंच कर बैठ जाने वाले रवीश अब लोगों को यह कहते फिर रहे हैं कि सरकार तो पैसा आपकी जेब से खींच रही है और 4 जेब बनाकर खींच रही है। लेखन में बिंब की अवधारणा होती है कि आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए अलग शब्द या उदाहरण लेकर समझाते हैं। यहाँ जो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, निःशुल्क राशन, निःशुल्क वैक्सीन आदि के माध्यम से कोरोना के समय में लोगों की जेब में पैसा डाल रही है, रवीश के हिसाब से वो पैसा कुर्ते से निकल रहा है। रवीश ने इस प्रोग्राम में यूं तो यूक्रेन तक की बात की है, लेकिन वैश्विक महंगाई और वैश्विक मंदी के 2 सालों में रवीश के लिए महंगाई केवल भारत में बढ़ रही है और उसका कारण है चुनाव के समय योगी और मोदी की रैलियां। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए भी रवीश का यह बताना कि सरकार वसूली कर रही है तेल में,
यह दर्शाता है कि धूर्त व्यक्ति केवल अपने वैचारिक हितों को साधने के लिए वैश्विक परिस्थितियों से भारत को अलग करके ही देखेगा। इस बकैत ने वसूली शब्द का प्रयोग इतनी बार किया है जैसे नरेंद्र मोदी फुटपाथ पर खोमचे वालों से हफ्ता वसूलते हो। रवीश यह बताना भूल गए कि भारत का वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट पिछले साल और उसके पिछले साल कितना रहा है। कोरोना के दोनों सालों का घाटा रवीश जी के कांग्रेसी भाई की रैकेट वाली कमाई से पूरी होगी क्या? एक थर्ड ग्रेड ग्राफिक्स की सहायता से कुर्ते को हवा में टांग कर महंगाई के कारण आपकी जेब को दस्त लगेगी कहने वाला रवीश स्वयं ही मौखिक दस्त से पिछले 8 सालों से जूझ रहा है। इस दस्त की तीव्रता इतनी अधिक है कि साफ करने में बार बार समस्या ना हो, आना जाना ना पड़े बाथरूम, इसलिए अपने घर से ही 2 सालों से प्राइम टाइम कर रहा है। आगे रवीश ने नरेंद्र मोदी के कई अनुपम और सफल प्रयोगों जैसे कि बैंक मित्र, स्वच्छता मित्र, गंगा प्रहरी आदि इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस पे एक महंगाई मित्र की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका कहना है कि भारत में महंगाई पर उसके अलावा कोई और बोलता ही नहीं, महंगाई के समर्थक हैं यहाँ पे। रवीश यह नहीं समझ पा रहा है कि लोगों को इतनी समझ है कि वो तुम्हारे महंगाई की बात को कोरोना और युद्ध से जोड़कर देखता और समझता है। जब तुम्हारा प्रोपेगेंडा नाकाम हो जाता है तो ऐसी ही छिछली कॉमेडी करनी पड़ती है जहां आम आदमी और मतदाता ही मूर्ख बन जाता है। अब रवीश को भाजपा को वोट देने वाले कम समझ के लगने लगे हैं। आज भी नोटबंदी को याद करके 2017 में 325 सीट देखकर सदमे से जूझता रवीश यह समझ नहीं पाया है कि चाहे वो बार्क में रहे या उससे बाहर रहे, उसकी रेटिंग जनता बता रही है और उसे वह पच नहीं रहा है तो वो जनता को ही मूर्ख बता रहा है। रवीश का दर्द यह है कि चुनाव के समय तेल के भाव क्यों नहीं बढ़े। रवीश पहले तो यह बताओ कि चुनाव के समय या चुनाव के दौरान में कितना महीना जोड़ा जा सकता है। चुनाव तो मात्र 26 दिन हुए हैं, तो दौरान 4 महीने का कैसे है? अगर 6 महीने पहले दाम पर रोक लगाई जाती तो चुनाव के दौरान का दायरा 6 महीने हो जाता। ये तो भाजपा की निकम्मी IT सेल वाली बात हो गई कि मोदी जी की आलोचना आप उनसे पूछ कर कीजिए, क्योंकि अजीत जी अभी चुनाव चल रहे हैं, अजीत जी चुनाव आने वाले हैं, अजीत जी चुनाव अभी तुरंत हुए हैं, मोदी जी को कुछ मत बोले, उनको आप कमजोर कर रहे हैं। रवीश का कहना है कि भाव का बढ़ना अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वो चुनावी खेल है। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर के बाद से दाम नहीं बढ़ा, लेकिन सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं की थी। सड़क और ढांचा सेस 5 रुपये घटा दिया था। मतलब रवीश के तर्क से तेल का दाम अगर 5 रुपये कम हुआ, लेकिन उत्पाद शुल्क घटने की जगह पेट्रोल के मूल्य में शामिल किसी और टैक्स में कमी के कारण हुआ, तो रवीश उसे राहत नहीं मानेंगे। रवीश ने जोश जोश में मुंबई में 109 रुपये का पेट्रोल का भाव बता दिया, लेकिन टैक्स में उत्पाद शुल्क और सड़क सेस पांडे का हिस्सा बताने वाले रवीश यह बताना भूल गए कि पेट्रोल के दाम में राज्य सरकार के टैक्स का कितना हिस्सा होता है और महाराष्ट्र सरकार ने कितना घटाया। रवीश ने उत्पाद शुल्क और टोल टैक्स मिश्रा से लेकर पेट्रोल के दाम का हर हिस्सा बताते हुए यह कह दिया कि विकास के तमाम वादों के बाद भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की आवश्यकता पड़ गई। जी, आपने सही सुना कि रवीश एक तरफ पेट्रोल के दाम कम न करने को वसूली बोलकर नाजायज बनाने का भी प्रयास कर रहा है और दूसरी तरफ यह भी पूछ रहा है कि सरकार विकास कर रही तो फ्री राशन क्यों देना पड़ा। रवीश की मानी जाए तो कोरोना के कारण आई वैश्विक मंदी में मोदी जी ने रोड जो बनवाए उस पर साइड में गेहूं और धान की फसल क्यों नहीं रोपी गई, या सड़क पे ही रोप देते ताकि गरीब उसे चर लेता और सरकार को फ्री राशन नहीं देना पड़ता। इसकी धूर्तता समझिए कि यहां वो कोरोना को पूरी तरह से भुला चुका है, तेल के दामों पर भी ज्ञान दे रहा है, फिर भी यह पूछ रहा है कि फ्री राशन क्यों दिया। मतलब इनकी माने तो तेल से जो पैसा आया वो भाजपा के पार्टी फंड में गया, इसलिए सरकार बिना तेल का दाम घटाए मोदी जी की माता जी के बिस्तर के नीचे छुपाए गए सोने की ईंटों को बेचकर गरीबों को निःशुल्क राशन देती। क्योंकि जब कोई सरकार विकास के दावे करती है तो उसके दावा करते ही सड़कों के गड्ढे भर जाते हैं, नदियों में जल आ जाता है, चिकित्सालयों से रोगी विलुप्त हो जाते हैं, सारे बच्चे वैज्ञानिक बनकर आविष्कार करने लगते हैं और गरीबी मिट जाती है। मोदी सरकार ने दावे किए, लेकिन मां के गहने बेचकर कोरोना काल के हुए आर्थिक घाटे को पूरा करने की जगह तेल के दामों को कम न करने का बेकार सा निर्णय लिया। बहुत ही कम लोगों को पता है कि रवीश नहाता भी पेट्रोल से है, सुबह सुबह पृष्ठ प्रक्षालन भी पेट्रोल से ही करता है, जिसकी लहर आपको प्राइम टाइम तक मिलती है, और रवीश पीता भी पेट्रोल ही है, क्योंकि इसके घर के नीचे लाखों वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले पेट्रोल की नदी बहती है जिसका नाम है इराक का पानी कम पी मेरी रानी।
यह गुप्त सूचना रवीश ने कई बार मोदी जी को दी थी, लेकिन पेट्रोल में टैक्स बढ़ाते रहने वाले मोदी को इतना आनंद आ रहा है टैक्स बढ़ाने में कि तेल के समंदर पर तैरते भारतीय उपमहाद्वीप के अपने रिजर्व से मोदी चापाकल लगाकर तेल खींचकर फ्री में बांट नहीं रहा। दुखद, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है मोदी जी ये। ब्रश पर वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाकर दांत साफ करके डीजल से कुल्ला करने वाले रवीश ने डर, बर्बादी, तबाही, जूझ रही है, ताकत नहीं बची, हमले को झेलना, जीने के लिए, मरने से बचने के लिए जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हुए सांसों से सीएनजी निकालते हुए कहा कि दोपहिया डिलीवरी वालों के बारे में सोचिए कि पेट्रोल के दाम बढ़े तो वो तो मरने से बचने के लिए कमाए। तो आप यह मानिए कि स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज आदि के मालिक होम डिलीवरी वालों को तेल का खर्चा नहीं देते। आप यह मान लीजिए क्योंकि रवीश जी ने कहा है तो सच ही कहा होगा। हो सकता है कि रवीश पांडे के भाई ब्रजेश पांडे जिस होम डिलीवरी के व्यवसाय में थे उसमें तेल का खर्चा पांडे साहब स्वयं किया करते थे। रवीश की समस्या वापस वही है कि 5 प्रदेशों का चुनाव हो गया है और एग्जिट पोल के आकलन में यूपी में योगी की वापसी तय है, तो अब नवंबर दिसंबर के हिमाचल गुजरात चुनाव के लिए माहौल बनाया जाए। यहाँ मेरी समस्या यह है कि इन दोनों राज्यों के लिए चुनाव के दौरान वाला समय कितने महीने का रहेगा, 4 महीने, 6 महीने। हिमाचल में चुनाव है, वहां भी भाजपा है, वहां पुरानी पेंशन पर 1-2 जगह प्रदर्शन हुए। यूपी में अखिलेश ने यह मुद्दा उठाया था तो रवीश ने भी उठाया। बकैत ने परोक्ष तौर पर यहां तक कह दिया कि सारे सरकारी कर्मचारियों को सपा को वोट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी बकैत का प्राइम टाइम कदाचित ना देखते हो, क्योंकि हमारे 23 ग्राउंड रिपोर्ट में 170-80 गांव के लोगों ने जवाब दिया और इस मुद्दे पर चर्चा शून्य ही थी। मतलब कुछ नहीं है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर, फिर कह देना कि पहले जैसे तुम्हारा चैनल राष्ट्रपति भवन में वर्षगांठ मनाता था, तुम्हारे चैनल के एंकर कैबिनेट मंत्री बनाया करती थी और तुम्हारे मालिक करोड़ों की हेराफेरी किया करते थे, वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जिसने इस तरह से ऐश काटी हो उसके मुंह से रोटी छीन ली जाएगी तो बिलबिलाएगा ही ना। ये सब कहते हुए रवीश ने सरकार से पेंशन मांगा है। यहां मैं रवीश से सहमत हूं कि सरकार बदलने पर सरकारी कर्मचारी की सैलरी या पेंशन की व्यवस्था नहीं बदली जानी चाहिए। रवीश वस्तुतः यह मान रहा है कि वो मनमोहन सरकार में कांग्रेस की चाकरी करता था और आज भी कांग्रेस की ही नौकरी कर रहा है, लेकिन पहले सैलरी मिला करती थी, अब वाली सरकार ने सैलरी भी रोक दी और राहुल गांधी में भविष्य देखने के विलक्षण कवरेज से जुटाई गई ग्रेच्युटी भी गायब कर दी है। ऐसे में दर्द तो होगा ही। रवीश का दुर्भाग्य यह है कि भाजपा सरकार बकैती को कोई कार्य नहीं मानती। अगर मानती तो भारत की सारी जीडीपी कनपुरिया ब्रोज की सैलरी में ही निपट जाती। वकैत बाबू ने कहा है कि टीवी रेटिंग तय करने वाली संस्था बार्क से अब वो बाहर चले गए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रेटिंग तो जनता तय करती है। यह सही है कि विवाह के भोज में आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप गेट तक पहुंच गए हैं, मांगकर शर्ट भी नहीं पहन रखी है, लेकिन न तो कोई देख रहा है, न भोजन के लिए निमंत्रित कर रहा है, तो आप बगल में खड़े आदमी से कहते हैं अरे ये क्या खिलाएंगे, मुझे तो टेंट ही खराब लग रहा है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, इससे अच्छा खाना तो मेरी बीवी बना लेती है। वैसे भी रवीश बार्क से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि बार्क करना तो उनका दैनिक कार्य है जो उनके भीतर से हर शाम निकलता है। रवीश स्वयं यह भी कहते हैं कि टीवी मत देखा कीजिए और स्वयं ही अपने प्राइम टाइम का नया प्रोमो पार्कों और सड़कों पर टहलते हुए शूट करते हैं और कहते हैं 9 बजे देखिए। यह बात और है कि प्रोमो में खुले आकाश में टहलते रवीश आज भी घर के कमरे से ही एंकरिंग कर रहे हैं, 2 साल से स्टूडियो नहीं गए। रवीश की बौखलाहट यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा की जीत को देखते हुए भी उसे जीता हुआ मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि भाजपा के पास पैसा और हर तरह के संसाधन होते हुए भी उनका जनता पर से मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम होता दिख रहा है। यह सर्वे रवीश जी ने पेट्रोल पीने के बाद डीजल की दस्त से परेशान होकर कैरोसिन की उल्टी करते हुए किया था। रवीश जी का कहना है कि भाजपा की जीत तो बहुत लोग तय मान रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों में वो लोग बहुत हैं जो कह रहे हैं कि किसी तरह सरकार बन जाएगी। ये लोग कौन है? कहीं ये रवीश के साथ हैप्पी आवर्स में मोलोटोव कॉकटेल पीते हुए उन्हीं के जैसे लोग तो नहीं है, क्योंकि बाहर तो रवीश निकले नहीं, इनके रिपोर्टर को तो 10वीं और इंटर का अंतर मालूम नहीं, तो यह तो मैं मानूंगा नहीं कि ग्राउंड पर जाकर सर्वे किया होगा। तो आखिर ये लोग कौन है, कहां से आते हैं? चूंकि सीट मिल गई है तो आप वैसी बात बोलो जिसे साबित ना किया जा सके। अगर आपको रवीश किसी दिन हाथ में करिया और लाल रंग का चुट्टा लेकर माथे पर एक्साइड की 12 वोल्ट वाली बैटरी लेकर सड़कों पर दौड़ता हुआ दिखे, तुरंत छुप जाइए, क्योंकि ये आदमी माथे में चुट्टा लगाकर मनोवैज्ञानिक प्रभाव नापने निकला है। साथ ही रवीश ने एक और रोचक बात कही कि भाजपा का हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चला ही नहीं।
प्रश्न यह है कि क्या भाजपा ने यह चलाने की कोशिश की? ये तो वही बात होगी कि अजीत जी आपकी गाड़ी का तो माइलेज बेकार है। अबे पहले ये तो पूछो कि अजीत जी के पास गाड़ी है भी कि नहीं। बकायद कहते हैं कि भाजपा ने डर के सहारे कैंपेन चलाया और माफियावाद की बात करते हुए लोगों को यह बताया कि बाहुबलियों से सुरक्षा की गारंटी सिर्फ वही दे सकती है, यानी वो बहुत बड़ी बाहुबली। रवीश ने यहां वस्तुतः भाजपा की बड़ाई की है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला होगा। रवीश के लिए लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना माफियावाद है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर आप कहते हैं कि हम फेक न्यूज से लड़ेंगे, उसको फैलाने से रोकेंगे, तो रवीश कहेगा कि ये फेक न्यूज वाद है। कोई यह कैसे कह सकता है कि वो फेक न्यूज का फैक्ट चेक करेगा? इसी मूर्खतापूर्ण विवेचना का एक पर्याय द वायर में भी दिखा, जिसके इस विश्लेषण का शीर्षक पढ़ने के बाद आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि उसके हर पैराग्राफ पर मुझे 2 पैराग्राफ का रोस्ट लिखना पड़ेगा। हेडलाइन में कहा जा रहा है कि भाजपा अगर उत्तर प्रदेश जीत भी जाए तो भी वह हारी हुई ही कही जाएगी। जो बात ऐसे विनोदपूर्ण लेखन करने वाले पत्रकार को अपनी जाने मन के बालों में उंगलियां फिराते हुए कानों के निचले हिस्से को दांतों से हल्के हल्के काटते हुए उस वक्त कहनी चाहिए कि बेबी, भाजपा जीत भी जाए फिर भी वो पराजित ही कही जाएगी, वो बात उन्होंने वायर जैसे पोर्टल पे छपवा दिया। द वायर की हालत गुड़गांव के साइबर हब की परिधि से बाहर मेट्रो ट्रैक के नीचे वाले उस पार्किंग की तरह हो गई है जहां उबले अंडे बेचने वालों के ठेले और भाड़े पर न जा पाने वाले तिपहिया वाहन पार्क किए जाते हैं। या तो यह पत्रकार किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है इस गीत से इंस्पायर्ड लगता है, या फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा कोविड वैक्सीन पर प्रपंच छापने के कारण वायर के 3 संस्थापक संपादकों और 9 पत्रकारों को लताड़ते हुए उनके द्वारा लिखे 14 प्रोपेगेंडा आर्टिकल को हटाने के कारण द वायर को अब प्रपंच लिखने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही विनोदी वचन राजनीति के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एस्ट्रोनॉट, टीचर, पिज्जा डिलीवरी बॉय, डॉक्टर, स्टेप डैडी, शुगर डैडी, ऐसे अनेक अवतारों में प्रकट होने वाले वर्तमान में किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी कहे। उनके अनुसार भाजपा ने तो टेलीविजन और स्मार्टफोन स्पेस पर जो कब्जा किया है वही उसकी जीत का कारण है। मुझे नहीं पता था कि भाजपा भारत में नरेंद्र मोदी ऐप इंस्टॉल किए हुए स्मार्टफोन अपने रिटेल स्टोर्स में बेच रही है और उन्होंने 4K अल्ट्रा HD टीवी के सेगमेंट में भी जगह बना ली। योगेंद्र यादव को तो जो क्रांति आज से 8-10 महीने पहले सड़क पर खड़े होकर ट्रैक्टरों को निहारते हुए दिख रही थी, उस क्रांति का किसी ने झल्ला वल्ला कर दिया। अब कोई यह कह देगा कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, जादव जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा की बातें टीवी और फोन द्वारा लोगों तक पहुंच रही है। भले बता दिया, हमको तो पता ही नहीं चलता। अब जादव जी से ये पूछो कि लैपटॉप में साइकिल वाला वॉलपेपर डालकर कौन बांट रहा था, बाप बेटा वाला याद हो आपको तो। यश भारती सम्मान देकर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को कौन मैनेज कर रहा था? क्या योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों की फोन में सपा और अखिलेश के नाम आते ही क्रैश करा देने वाला वायरस डाल दिया है? बात यह है कि इनका हर प्रपंच अब असफल हो जाता है। चूंकि ये आग लगाने और दंगों की योजना के साथ अब आते हैं, तो अब पैसे भी इनके अधिक खर्च हो रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम मिल नहीं रहे। इनके गिरोह के सदस्यों का भी तो KRA बनता होगा, मार्च के बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होती होगी। फिर रवीश या योगेंद्र यादव जैसे लोग क्या कहेंगे? पत्थर चलाने वालों ने, ट्रैक्टर से कुचलने वालों ने, तलवार से हाथ काटने वालों ने, पेट्रोल बम से आग लगाने वालों ने, हत्यारों और दंगाइयों का केस लड़ने वालों ने, फंडिंग करने वाली संस्थाओं आदि ने अपना काम तो किया, लेकिन ये शुगर डैडी और पेट्रोल पियाक पत्रकार तो नोटबंदी से किसान आंदोलन तक हर बार असफल ही होते दिखे। फिर भी हिमाचल और गुजरात पर इनकी कुदृष्टि तो है ही, इसलिए पुरानी पेंशन का राग हो या फिर महंगाई और पेट्रोल की बात, रवीश का लक्ष्य एकदम फोकस निर्धारित है। उसके टोन में कोई अंतर नहीं आएगा। वो पेट्रोल से धोता रहेगा और उसी की जलन से रात का प्राइम टाइम निकालता रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।